दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने कुछ बड़ा शानदार फैसला किया है। आईआरएफसी में गिरावट का सिलसिला थम चुका है। स्टॉक में आज फिर से पॉजिटिव माहौल बना। तो बजट आने वाला है। बजट में क्या अपेक्षा की जाती है, इसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट है। क्या संभावना बन सकती है, इस बार बजट क्या बढ़ने वाला है या फिर उतना ही बजट रहेगा। पिछली बार कोई खास वृद्धि नहीं की गई थी बजट में, इस बार क्या अपेक्षा है। आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, इसके लिए ये बजट काफ़ी मायने रखता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीएनएल से क्लेरिफिकेशन मांगा गया, जब वॉल्यूम क्यों बढ़ा उसका जवाब भी आ गया। अब आप देखिए आरबीएनएल जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है इस समय, इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी सारी जॉइंट वेंचर्स बना के कंपनी काम कर रही है। स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे, ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के देखो कि कारोबार की बात कर ले तो 126 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.17% की तेजी थी। तो गिरावट का सिलसिला थमा है लेकिन पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इसका 229 का इसका ऑल टाइम हाई है। उस लेवल से स्टॉक अगर आप देखें तो अभी भी 100 रुपीज से नीचे डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ये देख सकते हो कि क्लियरली आप देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव 125 पे शुरुआत की थी और 126 तक इंट्राडे में गया। लो बना 124 का, यानी कुछ हल्की सी गिरावट भी बनी। इसका 108 का लो है 52 का, लेकिन हाई 156 का है। अभी स्टॉप उस लेवल से अभी भी नीचे। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रहे, आईआरएफसी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जिन्होंने काफी बड़ा फैसला किया। यहाँ पे आईआरएफसी ने 5,000 करोड़ रुपीज की रकम जो है टर्म लोन के रूप में महागैंकों को देने का फैसला किया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे आईआरएफसी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे जो फैसला किया, जिसमें यहाँ पे टर्म लोन एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यानी महागेंको को यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपीज़ का देखो कि एक टर्म लोन सैंक्शन किया गया है, जिसमें आप देखें ऑलरेडी 3,000 करोड़ रुपीज़ का जो रकम है वो डिस्बर्स हो चुकी है। तो एक देख सकते हो कि महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी को यहाँ पे काफ़ी बड़ी रकम सैंक्शन की है, जिसमें से ये एक काफ़ी सारा शानदार फैसला किया गया। कंपनी इस समय नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी है और इसका जीरो एनपीए पोर्टफोलियो है। किसी प्रकार का कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 5,000 करोड़ इसका टर्म लोन सैंक्शन किया। जिस अब यहाँ पे रेलवे बजट आने वाला है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए। 1 फरवरी 2027 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और इस बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इस बार रेलवे बजट में जो इजाफे की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है, ऐसे लग रहा है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं। यूनियन बजट 2026-27 में देखो कि भारतीय रेल के लिए जो जीबीएस यानी ग्रॉस बजटरी जो सपोर्ट था, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकता है। इसके पीछे कारण बताया कि रेलवे के पास पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के लिए काफ़ी फंड मौजूद है। यानी जो इस समय फंड एलोकेशन किया उससे वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। फंड को ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। तो आप ये देख ही सकते हो कि वित्त वर्ष 2026 के लिए रेलवे की तरफ से जो बजट रखा गया था वो 2.52 लाख करोड़ का रखा गया था, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सहित एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज यानी ईबीआर के जरिए खर्च के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपीस की अनुमति दी गई थी। तो अधिकारियों ने बताया कि रेलवे पहले से ही आवंटित राशि का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। तो यहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर ने मीडिया समूह से बातचीत में बताया कि भारतीय रेलवे ने अब तक कुल जीबीएस का 77% इस्तेमाल कर लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की जरूरी गति बनी हुई है। इस साल अप्रैल से अब तक पूंजीगत खर्च करीब 1.95 लाख करोड़ तक हो चुका है। उसका यूटिलाइज कर लिया गया है करीब 2 लाख करोड़ के आसपास। तो एक अन्य अधिकारी ने भी कहा कि बजटीय सहायता से भारी बढ़ोतरी की जरूरत अभी इस समय नहीं है, क्योंकि बड़े नेटवर्क ऑलरेडी अपग्रेड पूरे होने वाले हैं, कामकाज हो चुका है वहाँ पे। तो एक तरह से देख सकते हो कि जो खबरें निकल के आ रही कि ज़्यादा बजट नहीं बढ़ सकता रेलवे का इस बार। तो यहाँ पे अधिकारियों ने जो बताया है कि काफ़ी ज़्यादा जीबीएस की ज़रूरत इस समय नहीं लग रही है, क्योंकि
रेलवे इंफ्रा जो इलेक्ट्रिफिकेशन वो 99.2% से ज़्यादा हो चुका है और पूरे 69,400 रूट किलोमीटर नेटवर्क को कवर कर लिया गया है, उसके करीब पहुंच चुका है। यानी इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो भारतीय रेलवे पूंजीगत खर्च को फंड देने के लिए बजटीय अनुमान जो अनुदान का इस्तेमाल करता है, जिसमें नई पटरियां बिछाने का काम, मौजूदा जो रूट है उसका मल्टी ट्रैकिंग का कामकाज, ब्रॉडगेज नेटवर्क कन्वर्जन का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, तो ये काम काफ़ी ज़्यादा हो चुके। इसी आवंटन का इस्तेमाल वैगन, कोच और लोकोमोटिव जैसे रोलिंग स्टॉक खरीदने के लिए भी किया जाता है। तो यही कहना है कि इस बार बजट बढ़ाने की आवश्यकता इतनी नहीं दिख रही, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। तो ऐसे अगर होगा तो फिर रेलवे के शेयर में भी बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अपेक्षा तो यही है कि रेलवे बजट बढ़ाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बनाए। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बजट के पहले प्री बजट एक रैली तो आती है। अभी समय है, तो हो सकता है कि इस जनवरी महीने में यहाँ पे स्टॉक अच्छा करे। वाईआरएफसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो देखो कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% पे, इसको कम करना होगा, 75% पे लाना ही होगा। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए रूल्स बना हुआ है, तो ओएफएस लाया जा सकता है। अब कब आएगा वो पता नहीं, लेकिन ओएफएस लाया जा सकता है। ओएफएस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एफआई का जो निवेश है वो थोड़ा सा बड़ा है। देखिए कि 0.93% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 0.97% हो चुकी है। डीआई का होल्डिंग भी बढ़ा है, 1.46% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 1.49% हो चुकी है। निवेश किसी का घटा है तो वो है जनरल पब्लिक का, 11.24% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 11.18% हो चुके हैं। यानी जनरल पब्लिक का शेयर बेचे, एफआईडीआई ने खरीदे। ये इशारा है कि ये एक अच्छा वैल्यू पे स्टॉक है, यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद है। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 362 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.38% की तेजी देखने को मिली। यानी आप समझ सकते हो कि स्टॉक पॉजिटिव माहौल करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी बहुत नीचे 647 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो स्टॉक आप देखें उस कीमत से लगभग आधी कीमत पे है, और आप समझ ही सकते हो कि 30 रुपये से इसने दौड़ना शुरू किया था। साल भर में 30 रुपये का जो शेयर है वो 647 तक चला गया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन ऊपर के लेवल पे जो फंसे उनको नुकसान हो रहा है। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर जो 29 तारीख को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा, जिसको लेकर एक्सचेंज ने क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि ये वॉल्यूम क्यों बढ़ा। तो कंपनी की तरफ से जवाब आ चुका है। उनका कहना है कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज के साथ शेयर करते हैं, जो भी कोई हमारे को प्रोजेक्ट भी मिलता है उसकी जानकारी हम दे देते हैं। तो फिलहाल जो प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है, जो अप डाउन देखने को मिला, वॉल्यूम बढ़ा है, उसमें हमारी तरफ से कोई योगदान नहीं है। फिलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको शेयर किया जाए एक्सचेंज के साथ में। कोई बड़ा इवेंट नहीं है, कोई कंपनी का कोई फैसला नहीं है। तो ये बाजार की वजह से ही वॉल्यूम बढ़ा है, ये कंपनी का कहना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आरबीएल के बिजनेस की, तो यहाँ पे 90,000 करोड़ तक की ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और यहाँ पे देखिए कि 48 से लेकर 50% जो लेगेसी रेलवे प्रोजेक्ट है, 48 से 51% जो है इन्होंने बिड के माध्यम से जीते अलग अलग। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इनके पास है, और 3 से 4 साल का रिवेन्यू कंपनी इन प्रोजेक्ट से आराम से जनरेट कर सकती है। अभी रिसेंटली इन्होंने देखो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का एक प्रोजेक्ट प्राप्त किया, हाईवे का। साउथ रेलवे की तरफ से इनको प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट है। कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है, जिसमें कंपनी सोलर सेक्टर में, मेट्रो सेक्टर में बिजनेस में, और टेलीकॉम सेक्टर में, इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री कर चुकी है। अलग अलग बिजनेस में बहुत सारा इनका अनुभव है, बहुत सारा बिजनेस है, ग्लोबल बहुत सारी पार्टनरशिप की है। तो वाकई में आरबीएनएल का बिजनेस अच्छा है। आने वाले समय ये काफ़ी बेहतर कर सकता है। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये बाजार से संबंधित है। कंपनी के बिजनेस में कोई निगेटिव असर नहीं है। आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।